घर में लड़की की उम्र जब शादी के लायक होती है तो माता पिता उसे समझाने लगते हैं कि अब उसे घर का कामकाज सीख लेना चाहिए, उसे ज़िंदगी में एडजस्ट होना सीखना चाहिए। बेटी ससुराल में सुखी रहे इसके लिए माता पिता कुछ तोहफे भी देते हैं। इन तोहफों को दहेज कहा जाता है। दहेज लेना बुरी बात है, फिर भी सब लेते हैं। घंटी बजाओ में आज बात दहेज की इसी बुरी आदत की, जिसने लातूर में एक बेटी को जान देने को मजबूर कर दिया। इस बेटी को ससुराल वालों ने मारा नहीं बल्कि उस दहेज ने मारा, जिसकी रकम उसके पिता तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं जुटा पा रहे थे। पिता के लिए बेटियां कितनी जज्बाती होती हैं यह आपको बखूबी पता होगा। लातूर की इस बेटी को भी पिता की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कुएं में मौत की छलांग लगा दी। देखिए। ये नोटों की नुमाइश नहीं है, बल्कि ये दहेज का वो कैंसर है जो लालच की बुरी आदत की वजह से समाज के अंदर तक घुस चुका है। 71 लाख, 72 लाख, 73 लाख। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटपुतली की हैं, जिसमें एक चाय वाला बेटी को दहेज में 1 करोड़ देने के बहाने समाज के दूसरे लोगों को दहेज लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। 96 लाख, 97 लाख, 98 लाख, 99 लाख, 1 करोड़। दहेज के ऐसे महिमा मंडन से ही समाज लालच के बुखार में तपने लगता है और गरीब माँ बाप को अपनी बेटियों को खोना पड़ता है। ये लातूर का वो पिता है जिसकी बेटी ने दहेज के लिए पैसा इकट्ठा न होने पर जान दे दी। ऐसा अनर्थ भारत में ही हो सकता है कि एक पिता सरेआम बेटी को 1 करोड़ दहेज देने का दिखावा करता है और एक पिता बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए नहीं जुटा पाता। राजस्थान के कोटपुतली में दहेज का दिखावा कैसे दहेज की आग में बेटियों को जिंदा जला रहा है, ये जानने के लिए आपको आज महाराष्ट्र के लातूर जाना होगा। बेटियां घर की रौनक होती हैं और जब वो चली जाती हैं तो घर कुछ ऐसा हो जाता है। महाराष्ट्र के लातूर में रहने वाले ये व्यंकट वायाल हैं, जिनकी 21 साल की बेटी शीतल ने आत्महत्या कर ली। शीतल ने ऐसा क्यों किया, ये उसके आखिरी खत के जरिए आपको बताते हैं। मैं शीतल व्यंकट वायाल चिट्ठी लिख रही हूँ कि मेरे पिता मराठा कुड़बी समाज के हैं। पिछले 5 साल से हमारे खेत में फसल नहीं हो रही। हमारे परिवार की हालत आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले 2 साल से मेरी शादी रुकी हुई है। मेरी दोनों बहनों की शादी गेटकेन यानी शादी बड़े पैमाने पर ना करते हुए की गई, लेकिन पिछले 2 साल से मेरे पिता की गरीबी इतनी भी खत्म नहीं हुई जिससे मेरी शादी हो पाए। कोई बैंक या साहूकार मेरे पिता को पैसे नहीं दे रहा। मराठा समाज में प्रचलित रूठी परंपरा लेन देन कम करने के लिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। ऐसे में कोई व्यक्ति या समाज मुझे और मेरे परिवार को दोष ना दे। अकाल, निराशा, हताशा और दहेज जैसी कुरीति और कुरिवाज। मैं इस समय लातूर के भिसे वागोली गांव में खड़ा हूं, जहां शीतल ने 21वीं सदी में दहेज प्रथा के खिलाफ आत्महत्या कर ली। शीतल पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 10वीं में उसे 70% अंक मिले थे, लेकिन लगातार 3 साल फसल बर्बाद होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर शादी में भी रुकावट आ गई। पिता की परेशानी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। बेटी को खोने के बाद व्यंकट को इस बात का मलाल है कि वक्त रहते वो बेटी की परेशानी समझ नहीं पाए। शेतात सोडलं सकाळी निघून 7:30 वाजता मी
7:30 वाजता सोडलं आणि माघारी आलो दुसऱ्या बाया न्यायची म्हणून. तर पोरानं पुन्हा फोन केला 8:30 पाऊण 9लाच रानात या. मी म्हणलं बाया घेऊन येतो. नाही लवकर या म्हणलं. बारकं पोरग होतं ना त्यांचं. गेलो तर ती म्हणले असं चप्पल दिसायला. व्यंकट से बातचीत के दौरान हमारी नजर शीतल के दादा पर पड़ी, जो एक कुएं में झांकने की कोशिश कर रहे थे. हमें बताया गया इसी कुएं में कूदकर शीतल ने अपनी जान दी. जीवाला बापाची नातारण झाला. वडील परिस्थिती झाली त्यांची. महाराष्ट्र में दहेज की जड़ें कितनी गहरी हैं, समाज ने इसे किस कदर स्वीकार कर लिया है, इस बात का अंदाजा आपको आज इस माँ की बातों से लगेगा, जो बेटी खोकर भी समाज की मजबूरियां नहीं भूली है. झालं काहीच तिने सांगितलंच नाही. आम्ही घरात बोलत होता लग्न करावं म्हणत होता. ह्या 2 मुलीचे लग्न झाले का हिनं थुरले आहे, तिने ते तिच्या पाठची तिनं आहे, त्या दोघीचे लग्न केले ते कुंकातच आम्ही. पण आता हिचं म्हणत होते पहिलं कर्ज काय होतं, आणखीन कर्ज बाजार करून लग्न करावं म्हणत होता. आम्ही घरात बोलत होता. मग बहिरूचं शिक्षण आहे त्याचं कसं तर होईल म्हणलं, ह्याचं लग्न पार पाडावं म्हणत होता. आम्ही पाहुणे येत होते. श्यामल वायाल ने तो समाज की सच्चाई को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी बेटी शीतल ने इन कुरीतियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया. इसी में से एक है दहेज की गेट केन व्यवस्था. पिछले 2 साल से शीतल की शादी नहीं हो रही थी और इसीलिए अपने खेत के इसी कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी. दरअसल शीतल ने अपनी जान दी है दहेज प्रथा के खिलाफ. 21वीं सदी में भी दहेज प्रथा इस पूरे इलाके में बहुत बुरी तरीके से हावी है. गेट केन यहां पे प्रकार चलता है. गेट केन ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि यदि लड़की के पिता के पास शादी करने के पैसे नहीं है तो वो ज्यादा दहेज देगा, जिसकी एवज में वो सगाई में ही शादी कर सकता है. आखिर समाज एक बेटी की मौत पर चुप क्यों है? दहेज प्रथा को उसने स्वीकार क्यों कर लिया है? ऐसे ही ढेरों सवालों के जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख ने गांव के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि 1.5 साल पहले इसी गांव में मोहिनी पांडुरंग भिसे नाम की एक लड़की ने भी पिता की गरीबी को देखते हुए जान दे दी थी. इसके बाद गांव की पंचायत ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर गांव में दहेज लेना और देना बंद कर दिया, लेकिन यह नियम कभी लागू ही नहीं हो पाया. दहेज के खिलाफ नियम बनने की बात जानने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख ने गांव के बड़े लोगों से ही इस सवाल का जवाब जानने का फैसला किया. इसी दौरान हमारी मुलाकात पद्माकर भीसे से हुई. हम आपको बता दें कि दहेज के खिलाफ जान देने वाली मोहिनी पांडुरंग भीसे पद्माकर की ही भतीजी थी. हमें लगा कि वो तो कम से कम इस कुरीति के खिलाफ बुलंद आवाज में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने भी समाज के आगे समर्पण कर दिया. आपके यहाँ पे दहेज प्रथा कब से प्रचलित है? बहुत पुरानी है ये दहेज प्रथा. मेरे ख्याल से मेरे पूर्वजों से आती चली आती रही है. तो आपने इसका विरोध नहीं किया कभी? नहीं किया. क्यों? क्योंकि समाज में ऐसी ही रूढ़ चल रही है, तो अकेले से उसको जवाब देने का क्या फायदा, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया. पद्माकर भीसे की बात सुनकर अगर आपको झटका लगा हो तो जरा ठहरिए, क्योंकि लातूर के इस गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कबूल करते हैं कि अपनी शादी में उन्होंने दहेज लिया, लेकिन अब समाज को सुधरने का ज्ञान दे रहे हैं. आपकी शादी हुई थी तो क्या दहेज लिया गया था? हमने भी लिया था. वो परंपरा से तो लेना पड़ता है, ऐसा है. और वो जो मूली के इधर के क्या करते हैं कि वो अपनी बेटी आनंद से खाएंगे, आनंद से रहेंगे, इसीलिए वो पैसा दे देते. आपको लगता है ये सही है? नहीं है, नहीं है, सही नहीं है. वो लेना नहीं चाहिए, फिर ये बुनना चाहिए ये पद्धत. समाज से उठी इन आवाजों में कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ी में इस प्रथा को बंद करने का संकल्प ले रही हैं. तो अब आप इसको रोकेंगे कैसे? क्या आपको बेटा है? हाँ है. तो क्या आप दहेज लेंगे? नहीं लेंगे. आप तो इससे आगे नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे नहीं. अब
कानून भी बना लिया है कि कोई दहेज नहीं लेगा। भारत सरकार का भी कड़ा कानून है कि दहेज नहीं चलेगा, लेकिन ये कानून की पकड़ अब तक इस गांव तक नहीं पहुंची है। गांव वाले मजबूती से इरादा तो बना रहे हैं, लेकिन पहल कौन करे, ये सवाल है। जाहिर समाज बेटियां बोझ होती हैं, इस घटिया सोच के तले दबा है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बेटियों की सुरक्षा के लिए पहल कर सके। समाज की यही बेबसी भारत में बेटियों का जीना दुश्वार कर रही है। भारत में जन्म से पहले ही बेटियों के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। 2015 में भारत में कन्या भ्रूण हत्या के 97 मामले दर्ज किए गए, लेकिन जानकार इसके कई गुना होने की आशंका जताते हैं। बेटियों को मारने के इसी चलन ने देश में लिंगानुपात को शर्मनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार साल 2015-16 में 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं थी। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो 1000 पुरुषों पर यहाँ सिर्फ 952 महिलाएं हैं। बेटियों के साथ गर्भ से शुरू हुआ ये भेदभाव आगे भी जारी रहता है। बड़े होने पर उन्हें छेड़खानी से लेकर फप्तियां तक सहनी पड़ती हैं। एनसीआरबी के 2015 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3,27,394 महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस दर्ज हुए हैं, जिसमें रेप के 34,651 मामले, घरेलू हिंसा के 1,13,403 केस और छेड़खानी के 24,041 मामले दर्ज किए गए। स्कूल कॉलेजों के बाहर मंचरों से जूझने के बाद जब बात बेटियों की शादी की आती है, तब समाज में उनकी बोलियां लगाई जाती हैं। दहेज के लिए मारपीट से बात शुरू होकर हत्या तक पहुंच जाती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में 7,634 महिलाएं दहेज हत्या की शिकार हुई। इस तरह देश में रोज 21 महिलाओं की हत्या दहेज के लिए होती है। मतलब हर 68 मिनट में भारत में एक महिला दहेज हत्या की शिकार होती है। महात्मा गांधी ने दहेज प्रथा पर कहा था कि जब कोई नौजवान अपनी शादी के लिए दहेज की मांग सामने रखता है, तब वो न सिर्फ अपनी शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है, बल्कि स्त्री जाति का भी अपमान करता है। आज़ादी से पहले कही गई ये बातें आज भी लागू होती हैं, जो हमें बताती हैं कि दहेज के खतरे को लेकर लोगों का ध्यान भले ही हट गया हो, लेकिन ध्यान हटने से समस्याएं खत्म नहीं हो जाती हैं। तो क्या अमीरों का दिखावा दहेज को बढ़ावा दे रहा है? और ये सवाल हमने वरिष्ठ वकील आभा सिंह से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज फेसबुक और सोशल मीडिया की वजह से लोग फोटो डालते हैं कि उन्होंने फला 5 स्टार में शादी करी, उन्होंने ये गाड़ी दी, ये गहने खरीदे। तो मुझे लगता है दिखावे के चक्कर में डाउरी और बढ़ गई है, और जो लोग नहीं भी मांग रहे थे वो एक स्टेटस सिंबल समझ के डाउरी मांग रहे हैं। 304 पार्ट बी जो कानून लाया गया, उसमें बड़े क्लियरली डाउरी को डिफाइन किया गया कि शादी के लेन देन में कोई भी गिफ्ट मांगा जाता है वो भी डाउरी माना जाएगा। और अगर 7 साल 304 भी जो कहता है कि अगर 7 साल शादी के अंदर किसी महिला की संदिग्ध हालत में डेथ हो जाती है तो उसको डाउरी डेथ माना जाएगा। यही नहीं, एक कानून और लाया गया 498A, जिसमें मेंटल क्रुएल्टी को भी एक गुनाह बनाया गया। और अगर किसी पत्नी पे कोई अत्याचार होता है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो या इकोनॉमिक हो, तो उसको जो है क्रुएल्टी के तहत पति और उसके परिवार के ऊपर गुनाह दाखिल किया जा सकता है। चलिए, दहेज कानून की बारीकियां बताने के बाद आपको ये भी बता दें कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दहेज लोभी पति को कैसे ठीक कर सकती हैं। लगभग 3 काउंसलिंग्स दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती हैं और प्रयास किया जाता है कि अगर मामला इनका आपस में समझौते से रिजॉल्ट हो जाए तो उसका प्रयास किया जाता है और उसको एक फैमिली सेटलमेंट कराने की प्रयास किया जाता है। परंतु अगर 3 काउंसलिंग के बाद भी ये मामला अभी भी कंप्लेंट बरकरार रहती है तो उसमें मामला दर्ज कर लिया जाता है। दिल्ली पुलिस की महिला हेल्पलाइन है जिन पे कांटेक्ट किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त पुलिस स्टेशन में ACP ऑफिस और DCP ऑफिस में राउंड द क्लॉक एक पब्लिक विंडो है जहां पे शिकायत दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक कमजोरी के शिकार बच्चे अलग नहीं हैं, बल्कि स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकें, इसके लिए NCERT ने नई पहल की घंटी बजाई है। इन किताब को देखिए, इनमें कुछ खास है। इससे सामान्य बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कमजोर नजर वाले बच्चे भी आराम से पढ़ सकें। इसके लिए इसमें काली पट्टी के अलावा कई जरूरी निशान भी बने हैं। ये किताब ब्रेल लिपि में भी छपी है ताकि आंखों से दिव्यांग बच्चे भी इसे पढ़ सकें।
यानी एक तरह की किताब में कई सुविधाएं। 1.5 साल की रिसर्च के बाद राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद यानी NCERT ने नए शैक्षणिक मॉडल वाली इन किताबों को छापा है। इससे दिव्यांग और शारीरिक कमजोरी के शिकार बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लास में पढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। इसे मुफ्त में ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। अब घंटी बजाइए नए नंबर पर 8422840000 सोमवार से शुक्रवार रात 10 से 11 बजे। शराबखोरी के खिलाफ हमने घंटी बजाई तो जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी शराबबंदी के लिए आवाज बुलंद हो गई। हमें वीडियो संदेश भेजकर भी जनता सरकार तक अपनी बात पहुंचा रही है। इतना राजस्व की आमदनी होती है उससे ज्यादा स्वास्थ्य में नुकसान हो रहा है। शराब के ऊपर पूरे देश में बैन लगना चाहिए। जो भी नशा छोड़ने के लिए समाज में आगे आता है सरकार को उसका साथ देना चाहिए। अपने रेवेन्यू की चिंता नहीं करनी चाहिए। शराब से कितने घर बार बर्बाद हो गए, इसके लिए शराब पूरे देश में बंद होना चाहिए। सारे क्राइम की जड़ शराब है। मैं शराब मुक्त भारत चाहता हूँ। एक कठोर कानून बनाना चाहिए, इससे गैर कानूनी व जहरीली शराबों की बिक्री पर भी रोक लग सके। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। और आज आपके समर्थन की अब तक हमें 46,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल मिल चुकी हैं। देश के मुद्दों पर अपने वीडियो संदेश हमें भेजते रहिए हमारे नंबर 8422840000 पर। अब सोमवार को मुलाकात होगी आपसे कुछ और घंटी बजाने वाली बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।